नमस्कार स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो सिर्फ हमारे किचन और डाइनिंग टेबल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था और हाँ, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे भोजन, पोषण और खाद्य पदार्थों में मिलावट की। सोचिए, जो खाना हम रोज खाते हैं, क्या हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या हमें पता है कि कौन से पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं और कौन से हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं? और सबसे डरावनी बात, क्या हमारा भोजन हमेशा उतना ही शुद्ध होता है जितना हम सोचते हैं? ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आते हैं और मेंस में भी आपको केस स्टडी या एनालिटिकल प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपनी नोटबुक्स और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से, बिल्कुल शून्य से समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इस क्लास के बाद आप इस विषय को एक नई नज़र से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम अपनी नींव मजबूत करेंगे भोजन और पोषण के मूल सिद्धांतों से। हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन आखिर करते क्या हैं। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर हम ज़मीनी हकीकत पर आएंगे। हम देखेंगे कि भारत में पोषण की स्थिति क्या है। यहाँ हम कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नज़र डालेंगे जो बताते हैं कि यह विषय हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। इसके बाद हम एक बहुत गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर बात करेंगे, खाद्य पदार्थों में मिलावट यानी फूड अडल्ट्रेशन। हम जानेंगे कि मिलावट कितने प्रकार की होती है और यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे चुपके चुपके नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हम सिर्फ समस्याओं पर ही नहीं रुकेंगे। हम एक वैज्ञानिक समाधान, खाद्य सुदृढ़ीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यह एक बहुत ही पॉजिटिव और इनोवेटिव टॉपिक है। और अंत में सबसे ज़रूरी, हम उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों को एक साथ रिवाइज करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह हमारा रैपिड फायर राउंड होगा। तो एक पूरी यात्रा है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है भोजन और पोषण के मूल सिद्धांत। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना सबसे जरूरी होता है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ठीक उसी तरह अगर हम मिलावट या पोषण जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना चाहते हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि भोजन और पोषण आखिर है क्या। कई बार स्टूडेंट्स सीधे एडवांस टॉपिक्स पर चले जाते हैं और बेसिक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही गलती होती है। एग्जामिनर भी अक्सर यहीं से सवाल पूछते हैं, ये देखने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। इसलिए हम बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे। हम एक एक करके हर चीज़ को समझेंगे। भोजन क्या है, इसके कार्य क्या हैं, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल आराम से। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि भोजन आखिर है क्या और ये हमारे लिए क्या क्या काम करता है। तो भोजन क्या है, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। सबसे सरल परिभाषा है, भोजन वह पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा, वृद्धि और पोषक तत्व मिलते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे और स्पष्ट करते हुए कहता है कि भोजन वह पदार्थ है जो खाए या पिए जाने पर शरीर को पोषण प्रदान करता है। अब जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है भोजन के कार्य। इन्हें हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है शारीरिक कार्य। ये तो हम सब जानते हैं, जब आप थक जाते हैं तो आप कुछ खाते हैं और आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है ना? यही भोजन का सबसे पहला काम है। साथ ही जब हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं टूट जाती हैं। भोजन में मौजूद प्रोटीन इन कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ये हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और शरीर के तापमान जैसे संतुलन को बनाए रखता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं तो कभी-कभी एक कप गर्म चाय या आपकी पसंदीदा चॉकलेट आपको कितना अच्छा महसूस कराती है। भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। ये हमारी यादों से जुड़ा होता है। सोचिए, माँ के हाथ का खाना हमें कैसा महसूस कराता है। वो सिर्फ खाना नहीं, एक भावना है। तीसरा है सामाजिक कार्य। भोजन लोगों को जोड़ता है। कोई भी त्योहार, शादी ब्याह या दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, सब भोजन के बिना अधूरे हैं। यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हम साथ बैठकर खाते हैं, बात करते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं। चौथा है आर्थिक कार्य। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भोजन और कृषि से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, किसान से लेकर दुकानदार तक। हम मसाले, चाय, चावल जैसी चीजें निर्यात करते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। और 5वां राजनीतिक कार्य।
ये थोड़ा रोचक है। सरकारें गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि राशन कार्ड। यह एक राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। ICMR जैसे संस्थान पोषण अभियान चलाते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के नागरिक स्वस्थ रहें। तो देखिए, भोजन सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि एक बहुआयामी तत्व है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। भोजन से हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हें हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैक्रो मतलब बड़ा। ये वो पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में, ग्राम में आवश्यकता होती है। और माइक्रो मतलब छोटा। इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में होती है, लेकिन ये होते बहुत आवश्यक हैं। अभी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस टेबल को देखिए, इसमें 5 मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। इसे शरीर का पेट्रोल समझिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसका मुख्य स्रोत है चावल, गेहूं, आलू। दूसरा है प्रोटीन। इसे शरीर का सीमेंट कह सकते हैं। जैसे सीमेंट इमारत बनाता है, वैसे ही प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों, कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि करता है। इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। दालें, अंडा, दूध इसके अच्छे स्रोत हैं। तीसरा है वसा या फैट्स। ये हमारे शरीर का पावर बैंक है। ये ऊर्जा का भंडारण करता है, ताकि जब जरूरत हो तब इसका इस्तेमाल हो सके। ये हमारे अंगों की सुरक्षा भी करता है। घी, तेल, मक्खन में ये पाया जाता है। चौथा है जल यानी पानी। ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये पोषक तत्वों को खून के जरिए शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। जूस, दूध, सब्जी, फल, इन सब में पानी होता है। और पांचवा है डाइटरी रेशा या फाइबर। ये हमारे पाचन तंत्र का सफाई कर्मचारी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कब्ज से बचाव करना और आंतों को स्वस्थ रखना। ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ये पांचों हमारे भोजन के मुख्य स्तंभ हैं। इनके बिना हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तो समझ लिया, जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत बहुत कम मात्रा में, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में होती है, तो वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता क्यों है? सोचिए जरा। आप इन्हें एक बड़ी सेना के स्पेशल कमांडोज की तरह समझ सकते हैं। सेना में लाखों सैनिक यानी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए सिर्फ कुछ खास कमांडोज यानी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। उनके बिना वो मिशन सफल नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में ये वो छोटे छोटे सैनिक हैं जो बड़ी बड़ी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनके बिना शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया, हार्मोन्स का संतुलन और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सब गड़बड़ा सकता है। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। चलिए अब हम इन्हीं छोटे लेकिन शक्तिशाली पोषक तत्वों को विस्तार से जानते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आते हैं विटामिन्स। ये वो कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, यह परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन्स को याद रखने का एक आसान तरीका है KEDA। विटामिन K, E, D और A ये हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं। चलिए अब इस टेबल को देखते हैं। विटामिन A ये हमें बादाम, गाजर, पालक से मिलता है। इसका मुख्य काम है आंखों की रोशनी को बनाए रखना। इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें रात में दिखना कम हो जाता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स यह अनाज और दूध में मिलता है। यह हमारे ऊर्जा चक्र या एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। विटामिन C यह आंवला, नींबू, संतरे जैसे खट्टे फलों में मिलता है। यह हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन D इसे सनशाइन विटामिन B कहते हैं, क्योंकि यह हमें धूप से मिलता है। यह दूध में भी होता है। इसका काम है हड्डियों को मजबूत बनाना, क्योंकि यह कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन E यह तेल और बीजों में पाया जाता है और यह हमारी त्वचा की सुरक्षा करता है। और अंत में विटामिन K यह हरी सब्जियों में होता है। इसका सबसे जरूरी काम है रक्त का थक्का बनाना। जब हमें चोट लगती है तो खून बहना इसी की वजह से रुकता है। इसकी कमी से रक्त स्राव या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। इस टेबल का कमी से रोग वाला कॉलम आपको जरूर याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में यह सवाल अक्सर आता है। विटामिन्स के बाद दूसरे प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं खनिज लवण या मिनरल्स। ये अकार्बनिक तत्व हैं। चलिए इस टेबल को भी समझ लेते हैं।
पहला है आयरन। यह पालक और गुड़ में भरपूर होता है। इसका काम है रक्त बनाना, खासकर हीमोग्लोबिन, जो हमारे खून को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है, यानी खून की कमी, जो भारत में खासकर महिलाओं और बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है कैल्शियम। ये दूध और पनीर से मिलता है। ये हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है। इसकी कमी से भी रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की कमजोरी होती है। तीसरा है आयोडीन। ये हमें आयोडीन युक्त नमक से मिलता है। ये हमारी गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि के सही काम के लिए आवश्यक है। ये ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से घेंघा या गॉइटर रोग होता है, जिसमें गर्दन सूज जाती है। और चौथा है फॉस्फोरस, जो मछली और अंडे में मिलता है। ये भी दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है। अब इस स्लाइड के निचले हिस्से में देखिए, यहाँ स्वास्थ्य त्रिकोण का एक कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होना नहीं है, ये 3 आयामों का संतुलन है। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य, यानी हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त हो। दूसरा, मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी हम तनाव मुक्त हों, खुश रहें और अपनी भावनाओं को समझ सकें। और तीसरा, सामाजिक स्वास्थ्य, यानी हमारे रिश्ते अच्छे हों, हम समाज में घुल मिलकर रहें। जब ये तीनों आयाम संतुलन में होते हैं, तभी हम वास्तव में स्वस्थ कहलाते हैं। ये हेल्थ को देखने की एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो हमने भोजन और पोषण के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। हमने ये जान लिया कि एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ज़मीनी हकीकत भी इतनी ही आदर्श है? हमारा अगला सेक्शन है भारत में पोषण की स्थिति। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। ये हमें बताएगा कि देश में पोषण का स्तर कैसा है। एक नागरिक के तौर पर ये जानना हमारा हक है और एक भावी अधिकारी के तौर पर ये समझना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको इन्हीं समस्याओं से जूझना होगा। जो आंकड़े अब हम देखेंगे वे राष्ट्रीय नीति निर्माण के लिए आधार का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत की पोषण रिपोर्ट कार्ड कैसी है। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इन आंकड़ों को ध्यान से नोट करें। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। सबसे पहले आईसीएमआर एनआईएन की डाइटरी गाइडलाइंस 2024 के अनुसार हमारी रोज की डाइट में शक्कर और तेल की एक सीमा निर्धारित की गई है। एक दिन में 25 ग्राम से ज़्यादा शक्कर यानी लगभग 5 चम्मच और 30 ग्राम से ज़्यादा तेल यानी लगभग 6 चम्मच का सेवन नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडलाइन है। अब आईसीएमआर एनआईएन की एक और फाइंडिंग देखिए जो बहुत चौंकाने वाली है। डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि हमें दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन भारत में लोग औसतन इसका लगभग 2 गुना खाते हैं और इसका सीधा संबंध हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से है। अब आते हैं NFHS5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों पर। पहला, 35.5% से अधिक बच्चों में विकास रुकावट है, जिसे स्टंटिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हर 3 में से 1 बच्चे का कद उसकी उम्र के हिसाब से कम है। ये उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर असर डालता है। दूसरा, 29.3% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं। इसका मतलब है कद के हिसाब से वजन का बहुत कम होना। ये एक गंभीर कुपोषण का संकेत है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तीसरा, 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं, यानी उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है। और सबसे चिंताजनक आंकड़ा, लगभग 57% महिलाओं में और लगभग 67% बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी पाई गई है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये भारत में पोषण की गंभीर चुनौती को दर्शाते हैं। इस आंकड़े पर हम अलग से ध्यान देंगे, 67%। इस आंकड़े को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। भारत में 6 से 59 महीने की उम्र के 2/3 बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित हैं। इसका मतलब ये है कि हर 3 छोटे बच्चों में से 2 बच्चों के शरीर में पर्याप्त खून नहीं बन रहा है। ये एक ऐसा हाई यील्ड फैक्ट है जिसे आप प्रीलिम्स के किसी सवाल में या मेंस के उत्तर में कुपोषण पर लिखते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आंकड़ा न केवल भारत की पोषण संबंधी चुनौती की भयावहता को दिखाता है, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर एक सीधा सवालिया निशान भी लगाता है। जब हमारे बच्चे ही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश का भविष्य कैसे मजबूत होगा? 67%, इसे याद रखिएगा। पोषण की चुनौतियों को समझने के बाद अब हम एक और बहुत बड़े मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। एक तरफ तो हमें सही पोषण नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ जो भोजन हम खा रहे हैं क्या वो शुद्ध है? हमारा तीसरा सेक्शन है खाद्य पदार्थों में मिलावट या फूड अडल्टरेशन। ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या तो है ही, साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
इससे जुड़े कानून, मिलावट के प्रकार और उनके स्वास्थ्य पर प्रभावों से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा अपराध है जो हमारे किचन तक पहुंच चुका है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले, मिलावट है क्या? जब किसी खाद्य पदार्थ में जानबूझकर यानी मुनाफे के लिए या गलती से यानी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या प्रोसेसिंग के दौरान ऐसी चीजें मिल जाएं जो उसकी शुद्धता, गुणवत्ता और पोषण मूल्य को बिगाड़ दें, तो उसे मिलावटी भोजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाना या हल्दी में पीला रंग मिलाना। अब सवाल ये है कि कानून की नज़र में किसी खाद्य पदार्थ को अडल्टरेटेड कब माना जाता है। इसके लिए हम प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954 के अनुसार दी गई शर्तों को देखेंगे। ध्यान से सुनिए। पहला, अगर खाद्य वस्तु अपनी असली प्रकृति और गुणवत्ता की ना हो, जैसे कि गाय के घी में वनस्पति घी मिला देना। दूसरा, अगर उसमें कोई हानिकारक तत्व हो। तीसरा, अगर उसमें कोई सस्ती चीज मिलाई गई हो जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाए, जैसे दूध पाउडर में स्टार्च मिलाना। चौथा, अगर उसका कोई महत्वपूर्ण प्राकृतिक तत्व निकाल लिया गया हो, जैसे दूध से क्रीम निकाल लेना। पांचवा, अगर उसे गंदे या अनुपयुक्त वातावरण में तैयार किया गया हो जिससे वो दूषित हो जाए। और छठा, अगर वो सड़े गले या कीड़े से भरे पदार्थों से बनी हो। इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी होने पर उस भोजन को कानूनी तौर पर मिलावटी माना जाएगा। मिलावट की शर्तें यहीं खत्म नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। अगर खाद्य पदार्थ किसी बीमार पशु का उत्पाद हो, अगर उसे किसी खतरनाक कंटेनर में रखा गया हो जिससे प्लास्टिक से केमिकल्स का रिसाव हो सकता है, अगर उसमें अनुमति से ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स या रंग डाले गए हों, या अगर उसमें कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स या नमी यानी मॉइस्चर की मात्रा निर्धारित सीमा से ज्यादा हो। अब इस पीएफए एक्ट 1954 के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसका उद्देश्य था उपभोक्ताओं को मिलावटी, अशुद्ध और असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाना। ये 1955 में लागू हुआ था। इसमें मिलावट की परिभाषा दी गई है और दोषी पाए जाने पर जुर्माना और कारावास दोनों की सजा का प्रावधान है। अब इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये नोट, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट यानी FSSAI लागू हुआ, जिसने पीएफए एक्ट 1954 सहित कई पुराने कानूनों को रिपील कर दिया यानी निरस्त कर दिया। एग्जाम में अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिए वर्तमान में भारत में खाद्य सुरक्षा का मुख्य कानून FSSAI 2006 है, पीएफए एक्ट नहीं। ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम मिलावट के विभिन्न प्रकारों की गहराई में जाएं, ये समझना जरूरी है कि मिलावट को हम मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है जानबूझकर की गई मिलावट यानी इंटेंशनल अडल्टरेशन। ये तब होती है जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के इरादे से जानबूझकर खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी चीज मिलाता है, जैसे दूध में पानी मिलाना ताकि दूध की मात्रा बढ़ जाए, या काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना क्योंकि वे सस्ते होते हैं। ये एक तरह का धोखा है, एक अपराध है। दूसरी है अनजाने में हुई मिलावट यानी अनइंटेंशनल अडल्टरेशन। ये लापरवाही या खराब परिस्थितियों के कारण होती है। इसमें इरादा धोखा देना नहीं होता, लेकिन नतीजा फिर भी खतरनाक हो सकता है, जैसे अनाज के भंडारण के दौरान उसमें कीटनाशकों का अंश रह जाना या नमी की वजह से फफूंद लग जाना। एक में इरादा मुनाफा कमाना है, दूसरे में कारण लापरवाही है, लेकिन दोनों ही सूरतों में उपभोक्ता के स्वास्थ्य को खतरा होता है। अब हम मिलावट के प्रकारों को और विस्तार से देखते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, जानबूझकर की गई मिलावट, जैसा हमने अभी समझा। इसके उदाहरण हैं दूध में पानी, स्टार्च या डिटर्जेंट मिलाना, तेल में अरंडी का तेल मिलाना, मसालों में ईंट का पाउडर मिलाना और चाय या कॉफी में लोहे का बुरादा मिलाना। ये सब सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। दूसरा, अनजाने में हुई मिलावट। यह खराब परिस्थितियों के कारण होती है, जैसे फसलों पर छिड़के गए कीटनाशकों का अंश रह जाना, अनाज में नमी से फफूंद लगना या प्लास्टिक के खराब कंटेनर से रसायनों का भोजन में रिसाव होना। तीसरा, धोखाधड़ी वाली मिलावट। यह अक्सर भारी धातुओं यानी हेवी मेटल्स से संबंधित होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, जैसे पानी में सीसा यानी लेड, पारा यानी मर्करी या आर्सेनिक जैसी जहरीली धातुओं का मिलना। यह अक्सर औद्योगिक प्रदूषण के कारण होता है। और चौथी है सूक्ष्मजीवी मिलावट। इसमें भोजन में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, जैसे बासी दूध में इकोलाई या सैल्मोनेला बैक्टीरिया का पनपना या मांस और मछली का सही से स्टोर न करने पर उसमें बैक्टीरिया का पनपना। मिलावट का एक बहुत खतरनाक रूप है रासायनिक मिलावट। इसमें भोजन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने या उसे ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, मिठाइयों को ज्यादा चमकीला दिखाने के लिए उनमें मेटानिल येलो या रोडामीन बी जैसे खतरनाक नॉन परमिटेड रंगों का प्रयोग होता है।
मछली को ज्यादा दिनों तक ताज़ा दिखाने के लिए उसे फॉर्मेलिन में डुबोया जाता है, जो एक जहर है, या दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दिया जाता है। कुछ हानिकारक तत्व प्राकृतिक रूप से भी भोजन में मौजूद हो सकते हैं, जैसे खेसारी दाल में एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो लकवा पैदा कर सकता है। अब सवाल ये है कि हम इस मिलावट का पता कैसे लगाएं? इसके कुछ सरल तरीके हैं जिन्हें आप घर पर भी आजमा सकते हैं। पहला, रासायनिक परीक्षण जो लैब में होता है। दूसरा, दृश्य परिदर्शन यानी देखकर पता लगाना, जैसे दालों में ध्यान से देखने पर खेसारिया दाल के दाने अलग ही दिख जाते हैं, या काली मिर्च में पपीते के बीज को पहचाना जा सकता है। और तीसरा, भौतिक परीक्षण, जैसे घर पर लैक्टोमीटर से दूध में पानी की जांच करना या चाय पत्ती में एक चुंबक घुमाकर लोहे के बुरादे का पता लगाना। ये छोटी छोटी बातें हमें बड़े खतरों से बचा सकती हैं। अब हम कुछ प्रमुख हानिकारक मिलावटी तत्वों की मोस्ट वांटेड लिस्ट देखेंगे। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझें। पहला है ऑरामेन। ये एक पीला रंग है। इसका प्रयोग हल्दी पाउडर, लड्डू, जलेबी और नमकीन को ज्यादा पीला दिखाने के लिए किया जाता है। इसका असर, ये कैंसरकारी यानी कार्सिनोजेनिक है और हमारे लिवर और किडनी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। दूसरा है रोडामीन बी। ये एक गुलाबी रंग है। इसका प्रयोग मिठाइयों, बर्फी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम और शरबत को गुलाबी या लाल रंग देने के लिए होता है। ये न्यूरोटॉक्सिक है, यानी ये हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर बहुत बुरा असर डालता है। तीसरा है सुडान डाई। ये एक लाल नारंगी रंग है। इसका इस्तेमाल मिर्च पाउडर, सॉस, अचार को ज्यादा तेज लाल रंग का दिखाने के लिए किया जाता है। इसे भी कैंसरकारी माना जाता है और ये हमारे पेट व आंतों को नुकसान पहुंचाता है। और चौथा है मैलाकाइट ग्रीन। ये एक हरा रंग है। इसका प्रयोग पान को चमकाने और हरी सब्जियों जैसे मटर, परवल को ज्यादा ताज़ा और हरा दिखाने के लिए होता है। ये म्यूटेजेनिक है, जिसका अर्थ है कि ये हमारे डीएनए में बदलाव कर सकता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये केमिकल्स मीठे जहर की तरह हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करते हैं। हमारी मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी है। 5वां है ऑरेंज 2। ये एक नारंगी रंग है। इसका प्रयोग मिठाइयों, नमकीन और कैंडी में होता है। इससे एलर्जी, पेट दर्द और लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। 6 है मेटानल येलो। ये भी एक बहुत ही आम पीला रंग है। इसका इस्तेमाल लड्डू, जलेबी, बेसन और खासकर अरहर व मसूर की दाल को ज्यादा पीला दिखाने के लिए होता है। ये एक नॉन परमिटेड डाई है और ये लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। 7वां है लीड क्रोमेट। ये भी एक पीला रंग है, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक चीज है सीसा यानी लेड। इसका प्रयोग हल्दी पाउडर और मसालों में होता है। लेड हमारे दिमागी विकास को, खासकर बच्चों में, रोक देता है और गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाता है। और 8वां है टार्ट्राजीन। ये एक सिंथेटिक नींबू पीला रंग है जो आपको पैकेट वाले जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडी और चिप्स में मिलेगा। ये एलर्जी, दमा और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का कारण बन सकता है। मैं फिर से कह रही हूँ, इस लिस्ट से मैच द फॉलोइंग का सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। केमिकल का नाम, उसका रंग और उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। हमने कुपोषण की समस्या को देखा, मिलावट के खतरों को समझा। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ समस्याओं के बारे में बात करना काफी नहीं है। हमारा चौथा सेक्शन है खाद्य सुदृढ़ीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन। ये छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर को दूर करने का एक वैज्ञानिक और प्रमाणित समाधान है। छिपी हुई भूख का मतलब है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन और मिनरल्स की कमी। इसमें व्यक्ति का पेट तो भर जाता है, लेकिन उसके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते। फोर्टिफिकेशन में जो खाद्य पदार्थ लोग रोजाना बड़ी मात्रा में खाते हैं, जैसे नमक, दूध, आटा, चावल, उन्हीं में वैज्ञानिक तरीके से आवश्यक विटामिन और मिनरल्स को मिला दिया जाता है। इससे लोगों की खाने की आदतें बदले बिना उनके पोषण स्तर में सुधार हो जाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। लगभग 4000 ईसा पूर्व यानी आज से 6000 साल पहले पारसी लोग नाविकों को लोहे से युक्त वाइन पिलाते थे ताकि वे लंबी समुद्री यात्राओं पर स्वस्थ और मजबूत रहें। 1833 में एक फ्रांसीसी केमिस्ट ने पहली बार नमक में आयोडीन मिलाने का सुझाव दिया ताकि घेंगा रोग को रोका जा सके। 1897 में डॉक्टर ई जैकमैन ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने पाया कि जो लोग बिना पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं उन्हें बेरी बेरी रोग नहीं होता, जबकि पॉलिश किए हुए चावल खाने वालों को ये हो जाता है।
इससे पता चला कि चावल की ऊपरी परत में कोई जरूरी तत्व है। 1912 में कैज़िमर फंक ने उसी तत्व को अलग किया, जिसे बाद में विटामिन B1 कहा गया। यहीं से विटामिन शब्द की शुरुआत हुई। और 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों और आम नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए अमेरिका में आटे और ब्रेड को विटामिन्स और मिनरल से फोर्टिफाई करना बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। ये इतिहास हमें बताता है कि पोषण की कमी को दूर करने के लिए विज्ञान का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। अब हम फोर्टिफिकेशन के प्रकारों को समझते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, मास फोर्टिफिकेशन या सामूहिक सुदृढ़ीकरण। यह तब किया जाता है जब पूरी आबादी में किसी पोषक तत्व की कमी हो। इसका उद्देश्य सभी तक पहुंचना होता है। इसका सबसे अच्छा और सफल उदाहरण है नमक में आयोडीन मिलाना। आज भारत में लगभग हर घर में आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल होता है। दूसरा, टारगेटेड फोर्टिफिकेशन या लक्षित सुदृढ़ीकरण। यह आबादी के किसी विशेष समूह के लिए होता है जिन्हें किसी पोषक तत्व की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे बच्चे, गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग। उदाहरण के लिए स्कूल के बच्चों को मिड डे मील में दिए जाने वाले भोजन में आयरन और फॉलिक एसिड मिलाना ताकि उनमें एनीमिया न हो। और तीसरा, मार्केट ड्रिवन फोर्टिफिकेशन या बाजार आधारित सुदृढ़ीकरण। इसमें खाद्य कंपनियां स्वेच्छा से अपने प्रोडक्ट्स में पोषक तत्व मिलाकर बेचती हैं और उनका प्रचार करती हैं, जैसे बाजार में मिलने वाला फोर्टिफाइड आटा जिसमें आयरन मिला होता है या फोर्टिफाइड दूध जिसमें विटामिन D मिला होता है। यह उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करता है। ये तीनों प्रकार मिलकर आबादी के अलग अलग हिस्सों तक पोषण पहुंचाने में मदद करते हैं। तो फोर्टिफिकेशन किया कैसे जाता है? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को मिलाने के अलग अलग तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि खाद्य पदार्थ कैसा है, सूखा है या तरल, और पोषक तत्व कैसा है, तेल में घुलता है या पानी में। इस स्लाइड पर आप कुछ तरीकों के नाम देख सकते हैं, जैसे ड्राई मिक्सिंग, स्प्रेइंग, कोटिंग आदि। ये नाम ही हमें प्रक्रिया का एक आइडिया दे देते हैं। उदाहरण के लिए, सूखे पाउडर जैसे आटे में हम पोषक तत्व का पाउडर मिला सकते हैं, जो ड्राई मिक्सिंग है, जबकि चावल के दानों पर हम पोषक तत्वों का लेप चढ़ा सकते हैं, जिसे कोटिंग कहते हैं। अगली स्लाइड में हम इन तरीकों को उदाहरणों के साथ और विस्तार से समझेंगे। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मेंस के नजरिए से, जहां आपसे फायदे और चुनौतियों पर सवाल पूछा जा सकता है। चलिए पहले तरीकों को उदाहरणों के साथ देखते हैं। पहला, ड्राई मिक्सिंग, जैसे नमक में आयोडीन। दूसरा, डिसोल्यूशन इन वाटर, जैसे जूस में विटामिन C। तीसरा, स्प्रेइंग, जैसे आलू चिप्स पर विटामिन का स्प्रे। चौथा, डिसोल्यूशन इन ऑयल, जैसे वनस्पति घी में विटामिन A। पांचवा, एडहीजन, जैसे शक्कर पर विटामिन A का पाउडर। छठा, कोटिंग, जैसे चावल के दानों पर विटामिन और आयरन की कोटिंग करना। और सातवां, पेलेटिंग, यानी फोर्टिफाइड चावल के दाने बनाकर उन्हें साधारण चावल में मिलाना। अब इसके लाभ और चुनौतियों को देखते हैं। लाभ: यह है एक किफ़ायती और प्रभावी तरीका है। बहुत कम लागत में लाखों लोगों तक पोषण पहुंचाया जा सकता है। बड़ी जनसंख्या तक इसकी पहुंच है, क्योंकि ये रोज खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के जरिए होता है। इससे पोषण स्तर में सुधार होता है और बीमारियों की रोकथाम होती है। चुनौतियां: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक फोर्टिफाइड भोजन की पहुंच अभी भी एक चुनौती है। उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्टिफाइड भोजन खा ले तो ओवरडोज का खतरा हो सकता है, हालांकि यह बहुत दुर्लभ है। और सबसे बड़ी चुनौती है गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी। यह सुनिश्चित करना कि हर पैकेट में सही मात्रा में पोषक तत्व हों। फोर्टिफिकेशन ऐसे ही किसी भी भोजन में नहीं कर दिया जाता। इसके कुछ मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिनका पालन करना जरूरी है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, आवश्यकता का सिद्धांत। फोर्टिफिकेशन तभी करना चाहिए जब वैज्ञानिक सबूत हों कि आबादी में सच में उस पोषक तत्व की कमी है। दूसरा, खाद्य वितरण का सिद्धांत। ऐसा खाद्य पदार्थ चुनना चाहिए जिसे ज्यादातर लोग नियमित रूप से खाते हों, जैसे नमक, आटा, तेल। तीसरा, स्थिरता का सिद्धांत। मिलाया गया पोषक तत्व प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान स्थिर रहना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, ओवरडोज से बचाने का सिद्धांत। पोषक तत्व की मात्रा इतनी ही होनी चाहिए कि वह सुरक्षित हो। पांचवा, संगतता का सिद्धांत। मिलाया गया पोषक तत्व भोजन के अन्य तत्वों के साथ मिलकर कोई गलत रिएक्शन न करे। छठा, अप्रभाव का सिद्धांत। फोर्टिफिकेशन से भोजन के स्वाद, रंग, गंध या रूप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, वरना लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। सातवां, आर्थिकता का सिद्धांत। फोर्टिफिकेशन से भोजन की लागत बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए ताकि गरीब लोग भी उसे खरीद सकें। आठवां, सुलभता का सिद्धांत।
फोर्टिफाइड भोजन बनाने के लिए तकनीक और मानक उपलब्ध होने चाहिए। 9वां, प्रकटीकरण का सिद्धांत। पैकेट के लेबल पर साफ साफ लिखा जाना चाहिए कि इसमें कौन सा पोषक तत्व और कितनी मात्रा में मिलाया गया है। और 10वां, तकनीक व उपकरण की उपलब्धता का सिद्धांत। बड़े पैमाने पर फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त तकनीक और प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होने चाहिए। ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि फोर्टिफिकेशन सुरक्षित और प्रभावी हो। अब हम विशेष रूप से पेय पदार्थों यानी बेवरेजेस के फोर्टिफिकेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु है प्रोसेसिंग लॉस। जब जूस बनाया जाता है तो गर्मी, हवा और धातुओं के संपर्क में आने से कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है हीट सेंसिटिविटी। कुछ विटामिन जैसे थायामीन, फोलिक एसिड और विटामिन सी गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोसेस के अंत में मिलाया जाता है। तीसरा, विटामिन प्रीमिक्स को रस या पेय के होमोजेनाइजेशन यानी जब उसे एक समान बनाया जाता है उससे पहले मिलाया जाता है ताकि वो अच्छे से घुल जाए। और चौथा, विटामिन सी की मात्रा। ये आंकड़ा याद रखिएगा। एफएसएसआई के नियमों के अनुसार प्रत्येक 220 से 270 ml फोर्टिफाइड बेवरेज में कम से कम 40 mg विटामिन सी होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक फोर्टिफाइड एप्पल जूस में प्राकृतिक रूप से बहुत कम विटामिन सी होता है, लेकिन फोर्टिफिकेशन द्वारा इसे 40 mg प्रति 100 ml तक बढ़ाया जाता है। ये आंकड़े सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। भारत सरकार और अन्य संस्थाएं फोर्टिफिकेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही हैं। चलिए भारत में इससे जुड़ी कुछ प्रमुख पहलुओं को देखते हैं। FFRC फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, इसकी स्थापना 2016 में FSSAI के अंतर्गत दिल्ली में हुई। ये एक नोडल एजेंसी है। इसका काम है फोर्टिफिकेशन के लिए वैज्ञानिक दिशा निर्देश देना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और सरकारी कार्यक्रमों जैसे मिड डे मील, आंगनवाड़ी और राशन प्रणाली में फोर्टिफाइड भोजन को शामिल करने में सहयोग करना। दूसरा है राष्ट्रीय पोषण अभियान, जो अब पोषण 2.0 का हिस्सा है। इसके लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं, जैसे हर साल स्टंटिंग और कुपोषण को 2% कम करना, एनीमिया को 3% कम करना और जन्म के समय कम वजन को 2% कम करना। ये लक्ष्य आपको याद होने चाहिए। इन योजनाओं के तहत राशन दुकानों, पीएम पोषण और ICDS में फोर्टिफाइड चावल, तेल, आटा, नमक शामिल किया गया है और इन प्रयासों का नतीजा भी दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2019 के बीच भारत में स्टंटिंग 48% से घटकर 35.5% तक पहुंची है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को विस्तार से समझ लिया है। हमने बेसिक्स समझे, समस्याएं देखीं और समाधान पर भी बात की। अब हम अपनी क्लास के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ये एक तरह का रैपिड फायर रिवीजन राउंड होगा। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से जो सबसे ज़रूरी हाई यील्ड फैक्ट्स हैं, हम उन्हें एक साथ देखेंगे। तो अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए और इन फैक्ट्स को नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भोजन की थोड़ी सी मात्रा में कितनी ज़्यादा कैलोरीज हैं। इसका फॉर्मूला है कुल कैलोरीज को वजन से भाग देना। जिन खाद्य पदार्थों की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है उनमें पानी कम और फैट या कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। जैसे इस टेबल में देखिए, घी या तेल की एनर्जी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, 100 ग्राम में लगभग 884 किलो कैल्स, क्योंकि ये प्योर फैट है और इसमें नमी लगभग 0% है। सोचिए 1 चम्मच घी में कितनी ऊर्जा होगी। वहीं मीडियम एनर्जी डेंस फूड जैसे गेहूं और चावल में हाई कार्ब्स होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी डेंसिटी लगभग 345 से 349 किलो कैल्स प्रति 100 ग्राम होती है। ये समझना ज़रूरी है कि थोड़ी सी मात्रा में भी हाई एनर्जी डेंस फूड खाने से हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें लो एनर्जी डेंस फूड खाने की सलाह दी जाती है। अब देखते हैं लो एनर्जी डेंस फूड। इनमें ज़्यादा पानी और कम फैट होता है, जैसे उबला हुआ आलू, सेब, संतरा और तरबूज। देखिए, तरबूज में लगभग 92% पानी होता है, इसलिए 100 ग्राम में सिर्फ 30 कैलोरीज होती हैं। आप ज़्यादा मात्रा में खाकर भी कम कैलोरी लेते हैं। अब इस स्लाइड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, फैक्ट्स और एग्जाम में रिपीट होने वाले फिगर्स। इन्हें रट लीजिए। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें? सोयाबीन में 36.5%। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसमें? तेल और घी में 884 किलो कैलोरी।
विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें? आंवला के बाद अमरूद में 212 mg। कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें? रागी में 344 mg। अब कुछ और मजेदार फैक्ट्स देखिए। कार्बोहाइड्रेट का राजा किसे कहते हैं? चावल को। कैल्शियम का हीरा कौन है? रागी। प्रोटीन का बॉस कौन है? सोयाबीन। और तिल को कैल्शियम का पहाड़ कहा जाता है। और अंत में ये फिगर्स जरूर याद रखें। प्रति 100 ग्राम घी की एनर्जी 884 किलो कैलोरी, गेहूं की एनर्जी 349 किलो कैलोरी, चावल की एनर्जी 345 किलो कैलोरी, अंडे का प्रोटीन 13 ग्राम और दूध का प्रोटीन 3.2 ग्राम। ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस स्लाइड से एक सवाल पक्का है। यह खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े प्रमुख चिन्हों और संस्थाओं के बारे में है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत की सबसे बड़ी फूड रेगुलेटर है। इसकी स्थापना 2006 के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका काम भारत में बिकने वाले सभी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और मानक सुनिश्चित करना है। दूसरा, ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जिसे आप BIS कहते हैं। इसकी स्थापना 1947 में हुई। इसका ISI मार्क आपको प्रेशर कुकर, हेलमेट जैसे औद्योगिक और घरेलू उत्पादों पर मिलेगा। यह सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी देता है। तीसरा, AG मार्क यानी एग्रीकल्चरल मार्क। इसकी शुरुआत 1937 में हुई। यह आपको घी, मसाले, शहद जैसे कृषि उत्पादों पर मिलेगा। यह उनकी शुद्धता की गारंटी है। चौथा, GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यह एक सर्टिफिकेशन है जो यह सुनिश्चित करता है कि फैक्ट्री में उत्पादन साफ सुथरे और मानक तरीके से हो रहा है। और पांचवा, कोडेक्स यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसकी शुरुआत 1963 में WHO और FAO द्वारा हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में खाद्य पदार्थों के लिए समान मानक तय करती है। और अब हम अपने अंतिम कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। खाद्य स्वच्छता या फूड हाइजीन। इसकी परिभाषा है खाद्य पदार्थों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए अपनाए गए सभी उपाय। इसके मुख्य सिद्धांत हैं साफ सफाई, सही भंडारण यानी गर्म खाने को गर्म और ठंडे को ठंडा रखना, कच्चे और पके खाने को अलग रखना और परिवहन स्वच्छता। अब है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। नॉन पेरिशेबल, वो जो लंबे समय तक, महीनों या सालों तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे अनाज, दालें, चीनी। सेमी पेरिशेबल, वो जो कुछ हफ्तों या महीनों तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे आटा, आलू, प्याज। और पेरिशेबल, वो जो बहुत जल्दी यानी 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडे, फल। और अंत में खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान। बस कुछ बेसिक नाम याद रखिए। प्रमुख जीवाणु हैं ई कोलाई, सैल्मोनेला जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। प्रमुख फफूंद हैं एस्परगिलस जो मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन नाम का जहर पैदा करता है, पेनिसिलिन जिससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है, और राइजोपस जो ब्रेड पर लगने वाला मोल्ड है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने भोजन, पोषण, मिलावट और फोर्टिफिकेशन के हर पहलू को बहुत गहराई से समझा। हमने न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि भारत की ज़मीनी हकीकत और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जाना। अब मैं इस क्लास को एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगी। इस क्लास के बाद एक जागरूक नागरिक और एक जिम्मेदार उपभोक्ता के तौर पर आप अपने और